ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग ये करते हैं कि जो है ना कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3 थिंग्स हम लोगों ने कवर करने हैं आज। एक है डिजीज, प्रिवेंशन और कॉजेशन। इन 3 चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेते हैं। ये तीनों जो है ना ये है क्या, एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि डिजीज से रिलेटेड क्या पैटर्न्स होते हैं जो हम स्टडी करते हैं। प्रिवेंशन का क्या मतलब है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी भी किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसको हम थोड़ा सा बिल्कुल टच करेंगे। और फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना वो कॉजेशन की आती है। कॉजेशन जो है ना ये बेसिक एक समझ लो कि एपिडेमियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, मीनिंग कि इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ना आपका जो कोरिलेशन है, मीनिंग दो चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएट करती हैं, वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ किस तरह डिफरेंट है, ठीक है। दो चीज़ों का आपस में प्रेजेंट होना और दो चीज़ों का एक दूसरे का कॉज और इफेक्ट होना, ये आपस में किस तरह डिफरेंट है, इसको हम जरा एक्सप्लोर करेंगे। सो मेन हमारा जो है ना टारगेट वो इसको कवर करना है, बाकी दोनों हम पहले जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। डिजीज देखो, पहली थोड़ा सा रिवीजन कर लो कि डिजीज के साथ हम लोगों ने कुछ टर्म्स पिछली क्लास में की थी कवर। डिजीज के लिए हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो आउटकम हो वो सिर्फ और सिर्फ डिजीज हो। एपिडेमियोलॉजी में आउटकम किसी का नॉलेज भी हो सकता है, हम उसको भी इफेक्ट कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। और कोई और स्टेट हो सकती है जिसके थ्रू हेल्थ अफेक्ट होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आउटकम हमेशा डिजीज हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिजीज के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्रॉनिक इलनेसेस, मेंटल हेल्थ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये सारी चीज़ें, इनकी एपिडेमियोलॉजी, इनकी प्रेवलेंस, इंसिडेंस, इनके बारे में स्टडी किया जाता है एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। अब डिजीज है क्या? डिजीज कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि हमारी हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, इम्पेयरमेंट है। और हमारे जो फंक्शंस हैं, मीनिंग के फिजिकल फंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि एक पर्सन सही तरह चल फिर नहीं सकता। जो देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में एक बंदा भाग नहीं सकता ज़्यादा, कि उसको सांस चढ़ जाता है, डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ है ना। इसी तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कि वो सही तरह एडजस्ट नहीं कर रहा अपने एनवायरनमेंट में। सोशल इश्यूज हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है ना ये डिजीज स्टेट कहलाती है, मीनिंग के जो एक नॉर्मल पैटर्न है ना इंसान के लिए जो उन्होंने बनाया उससे डिपार्ट कर रहा है वो पर्सन। इसके 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ये देखो, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोलॉजी कहते हैं कि आपके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप ना। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म या इस केस में हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ मैल एडजस्टमेंट में है, मीनिंग कि वो सही तरह एडजस्ट नहीं हो रहा उस एनवायरनमेंट में, तो उसको हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ये डिजीज स्टेट के अंदर। इसी तरह सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, मीनिंग के सोसाइटी के अंदर वो मैल एडजस्टमेंट कर रहा है। अगर एक नॉर्मल पैटर्न सोसाइटी का चल रहा है उससे डेविएट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसको कोई सोशल इश्यूज है। आप देखो कि जैसे सोशल ईवल्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चोरी करना या कुछ, तो वो एक नॉर्मल जो मॉरल पैटर्न है उससे डेविएट कर रहा है ना वो पर्सन, इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये है, दिस इज समथिंग दैट इज इन द डिजीज स्टेट। तो डिजीज की डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, यानी कि फिजिकल फॉर्म में या साइकोलॉजिकल फॉर्म में डिसफंक्शन है, डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ है, डिजीज स्टेट इसको कहेंगे। इलनेस जो है ना वो उस पर्सन की अपनी स्टेट होती है, मीनिंग के जैसे कुछ लोग उनका नजला जुकाम हो तो वो बहुत अपने आप को बीमार फील करेंगे, और कुछ लोग होंगे वो अपना नॉर्मल काम कर रहे होंगे, उनको ज़्यादा फील नहीं होगा, ठीक है। इलनेस इज समथिंग के जो खुद पर्सन परसीव करता है अपने बारे में कि वो कितना बीमार है, एंड इसके अंदर विल पावर वगैरह भी आ जाती है, और उसकी वजह से एक इंसान किस तरह से कोप कर रहा है अपने अपनी डिजीज स्टेट के साथ, वो अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें हम ये स्टडी कर सकते हैं कि लोगों के एटीट्यूड्स क्या है टुवर्ड्स देयर डिजीज स्टेट में, तो फिर वो अफेक्ट कर सकते हैं उनके ओवरऑल आउटकम्स के साथ। और ये जो टर्म है ना ये एपिडेमियोलॉजी में यूज होती है सिकनेस की के सोशल डिसफंक्शन है, मीनिंग कि आप इस स्टेट में हैं या आपकी डिजीज इतनी एडवांस लेवल में है कि ना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो
बीमार होने की वजह से यूनिवर्सिटी ना आ सको, ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपका फंक्शन है या आपका काम है कि आप जाके पढ़ लें, ठीक है। इसी तरह कोई एम्प्लॉई एब्सेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम इवेंट जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो सिकनेस के अलावा ये कॉन्सेप्ट्स यानी समझ लो कि इसके ना डिजीज के डेफिनेशन टाइप कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं ये क्या है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। हिस्ट्री का वर्ड यूज हुआ है लेकिन आपने इसको एज इन पास्ट कंसिडर नहीं करना, आपने बस ये समझना है कि जब भी पहली दफा किसी डिजीज के बारे में स्टडी किया जाता है ना, तो ये देखते हैं कि नेचुरली अगर इस डिजीज को विदाउट एनी इंटरवेंशन इसके ऊपर कोई इसके उसको कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो कितनी देर में ये ठीक हो जाती है, या इसका एंड रिजल्ट क्या आता है, क्या इसकी सिवियरिटी की क्या कंडीशन हो सकती है। जी जी, तो जो है ना आपका प्री पैथोजेनेसिस स्टेज मतलब कि आपका पीछे की पुरानी स्टेज, ठीक है। प्री पैथोजेनेसिस मतलब पैथोजन कहते हैं बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्री पैथोजेनेसिस स्टेज बोलेंगे कि पैथोजेनेसिस मीनिंग बीमार होने से पहले वाली स्टेज, ठीक है, उससे लेकर टर्मिनेशन ऑफ डिजीज यानी कि डिजीज के खत्म होने तक, इस स्टडी को नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज बोलते हैं कि नेचुरली वो कैसे प्रोग्रेस करेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे आप देखो कि नया कोई इन्फेक्शन आया है, कोविड जैसे आया था, तो उन्होंने इसकी नेचुरल स्टडी की कि नेचुरली अगर एक पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उसका एंड आउटकम क्या होता है। इसके साथ हम ये देख सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं डिजीज को, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे अल्टीमेटली जो ट्रिगर कर रहे हैं उनको ही रिजॉल्व करने से इस डिजीज की प्रेवलेंस को कम किया जा सकता है। ये दिए बगैर देख लेते हैं ना पहले एक दफा कि ये होता क्या है इस डिजीज में, क्या ये खुद ही ठीक हो जाती है, फिर तो हमें कोई इंटरवेंशन देने की जरूरत नहीं। अगर ये खुद ही ठीक नहीं होती तो फिर हम उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ा इवल लग रहा है कि हम उस बंदे को छोड़ दें कि जी कोई ट्रीटमेंट ना दें और जैसे हो रहा है वैसे ऑब्जर्व करें फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये थोड़ा लग रहा है ना जैसे कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जानबूझ के नहीं किया जाता। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज समझो कि नया कोई जैसे कोविड ही आया था, उस टाइम पे पता ही नहीं था कि इसका क्या करना चाहिए, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए ना। तो लोगों के पास साइंटिस्ट के पास जो इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू जी बेटा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी विद रिगार्ड्स टू अदर इन्फेक्शंस हमने वो पुट की और देखा कि अच्छा बाकी इन्फेक्शंस में ये चीज़ें काम कर रही होती हैं, क्या इसमें भी ये काम करेंगी या नहीं। तो कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिनसे वो ट्रिगर हो जाता है या जिनकी वजह से वो एक्सीड हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, वो खुद ब खुद स्टडी होती जाती है, वो नोट डाउन करते जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये डिजीज जो है ना वो नेचुरली कैसे प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने फिर उसकी वैक्सीनेशन तैयार कर ली और इस तरह से ना वो सारी स्टडीज का नतीजा ही होती है जिसमें हम पहले नेचुरली स्टडी करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखो कि इसमें जो प्री पैथोजेनेसिस स्टेज का वर्ड लिखा हुआ है ना, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है। हमारी जो डिजीज होती है वो पहले से स्टार्ट हो गए पैथोजेनेसिस स्टेज तक जाएगी, मीनिंग प्री पैथोजेनेसिस वो स्टेज होगी जिसमें अभी वो डिजीज हुई नहीं लेकिन ऑर्गेनिज्म अकर कर रहा है ना, या जो कॉज है उसकी या जो फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट है और वो कांटेक्ट में है जिस बंदे को उसने बीमार करना है, ठीक है। पैथोजेनेसिस स्टेज वो होगी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो हमारे अंदर चला गया और वो हमें बीमार कर दिया। अच्छा, ये जो टर्म्स है ना पैथोजन की, ये स्पेसिफिकली यूज होती है जी आपके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया वायरसेस के लिए पैथोजन की टर्म यूज होती है, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये पहले ज़माने में बनी हुई है जब एपिडेमियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था ना वो लिमिटेड था टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। अब हम लोग इसके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं विद द क्रॉनिक डिसीजेस विद मेंटल हेल्थ एटसेट्रा। उसके अंदर पैथोजन की टर्म यूज करना कोई इतना सेंसिबल नहीं है, लेकिन ये है जो टर्मिनोलॉजीज है ना ये पहले की ही बनी हुई है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे डायबिटीज पे अप्लाई करें तो प्री पैथोजेनेसिस स्टेज का मतलब होगा कि अभी हुई नहीं है प्रॉब्लम
लेकिन ऐसे फैक्टर्स हैं यानी कि उस बंदे की तैयारी पूरी है, प्री डायबिटिक हो सकता है वो, या फैमिली हिस्ट्री भी है और साथ में उसकी ईटिंग पैटर्न लाइफस्टाइल पैटर्न अच्छा नहीं है, प्री पैथोजेनेसिस कहलाता है। फिर उसके बाद आप चलो यहाँ अच्छा ये एक्सप्लेन किया हुआ प्री पैथोजेनेसिस स्टेज को ही कि हमारा जो 3 मेन फैक्टर्स है ना, एजेंट मतलब जो जिसने कॉज करना है, होस्ट जिसको कॉज करना है, और एनवायरनमेंट जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। ये तीनों जब प्रेजेंट होते हैं ना तो प्री पैथोजेनेसिस स्टेज होती है, लेकिन अभी वो बीमार नहीं हुआ होगा, ठीक है। और आपका जो पैथोजेनेसिस स्टेज है दैट इज जब आपका जो होस्ट है वो बीमार हो गया, ठीक है ना, ससेप्टेबल होस्ट जो था यानी कि जो बीमार हो सकता था वो बीमार हो गया, तो उसको पैथोजेनेसिस स्टेज का नाम देते हैं। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि क्रॉनिक इलनेसेस के अंदर पैथोजेनेसिस स्टेज जो है ना वो पहले प्री सिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि अभी उसके क्लिनिकल सिम्टम्स अराइज नहीं होते। ऐसे करते हैं ना हम, पहले लैब टेस्ट में एनीमिया डायग्नोज हो जाएगा, बाद में क्लिनिकली अपीयर होता है ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस ऑफ पैथोजेनेसिस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली एनीमिया हो गया उसको, ठीक है, पैथोजेनेसिस का अर्ली स्टेज होगी जिसके अंदर हम क्लिनिकली नहीं देख सकते, यानी कि नजर नहीं आ रहा है या फिर इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स नहीं हो रहे, लेकिन उसके जो ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं या वो बिलो नॉर्मल जा रहे हैं। तो प्री सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, उसके बाद सिम्प्टोमेटिक यानी कि क्लिनिकली वो अपीयर होना शुरू हो गया वो बीमारी या वो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से ये देखो जरा, यहाँ पे आपका जो स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी है, मीनिंग के यहाँ कौन सी स्टेज होगी, ये प्री पैथोजेनेसिस या पैथोजेनेसिस, ये वाली। अभी वो ससेप्टेबल है, हुआ नहीं बीमार, प्री पैथोजेनेसिस, हाँ शाबाश, प्री पैथोजेनेसिस होगी। यहाँ पे एक्सपोज हुआ वो टू द एजेंट जिसने कॉज करना था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब क्लिनिकल है, मीनिंग कि अभी क्लिनिकली इसके साइंस और सिम्टम्स अपेयर नहीं हो रहे, पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर, ठीक है। हम इसको स्क्रीनिंग के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जी यहाँ कुछ डिजीज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड रिक्वायर्ड होता है, मीनिंग कि कितना टाइम लगेगा एक्चुअली सिम्टम्स अपेयर होने। ये इंक्यूबेशन पीरियड भी स्पेसिफिकली इन्फेक्शियस डिजीज के लिए यूज होता है कि एक एजेंट इंसान के अंदर एंटर हुआ, वो 2 या 3 दिनों बाद उसको बीमार करेगा, ऐसे ही होता है ना। यानी वो वाली स्टेज भी होती है जिसके अंदर जैसे बच्चों को चिकन पॉक्स होते हैं, 2-3 दिन पहले से वो फीवरिश होना शुरू हो जाएगा, अभी सिम्टम्स नहीं अपीयर हुए, पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है, इस बच्चे को खाना पीना बंद हो रहा है, गला खराब हो रहा है, और फिर उसके बाद जाना बाद में उसको स्किन के ऊपर सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये टर्म भी पहले की बनी है, यानी इन्फेक्शन डिसीजेस के लिए बनाई गई, लेकिन ये हमारे क्रॉनिक इलनेसेस के लिए भी वैलिड है। क्यों, देखो जैसे एनीमिया की बात कर लो, एक्सपोजर मतलब कि मुस्तकिल उसका आयरन इंटेक कम जा रहा है। अब ये नहीं होगा कि एक दिन आयरन इंटेक कम किया तो अगले दिन एनीमिया हो जाएगा, ऐसे नहीं, उसका भी एक पीरियड होता है ना, यानी हम इंक्यूबेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो गए, यानी कि क्लिनिकली वो डिजीज हो गई, और क्लिनिकली अपीयर होने के बाद आप लोगों ने आइसबर्ग वाले जो फिनोमेना था उसके अंदर देखा था क्लिनिकल सिम्टम्स जिसको अपीयर होते हैं वो सबसे ऊपर बना हुआ था, और उसमें आपने देखा था कि जी इसको, ये वाला जो पर्सन है ना, इसको डायग्नोज किया जा सकता है सबसे इजीली, यानी हम देख सकते हैं कि अच्छा हम प्रेवलेंस अगर निकालना चाहें एनीमिया की तो वो पर्सन सबसे पहले इसमें रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है ना, हम या 3 चीजें हो सकती हैं, या तो रिकवरी हो सकती है उस डिजीज से, या डिसेबिलिटी हो सकती है, या डेथ, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये क्लियर है बेटा, ये तीनों चीजें। अच्छा, इसी से रिलेट करके जरा ये देखो कि आपके प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन कब होती है, जब डिजीज अपेयर नहीं हुई, ठीक है, यानी कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर हम रिस्क फैक्टर्स को जो डिजीज को कॉज कर सकते हैं उनको खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन मास्क पहनना था कोविड में, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं स्नीजिंग से या कफिंग से जो पेशेंट के आएंगे उससे वो फैल रहा है, वो हम ब्रीथ इन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो हमने वो मास्क लगा लिया कि वो हमें हमारे तक पहुंचे ही ना, तो वी हैव प्रिवेंटेड दैट बिफोर द अकरेंस ऑफ द सिम्पटम्स, ठीक है। तो उसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, मीनिंग के प्राइमरी प्रिवेंशन इस स्टेज के ऊपर होती है, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज पे, समझ रहे बात को।
फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन तब होगी जब अभी क्लिनिकली डिजीज अपेयर नहीं हुई या आपके आइसबर्ग फिनोमेना के अंदर जो है ना वो पानी से नीचे वाले पोर्शन था, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है कहाँ हुई, जब क्लिनिकली अपेयर नहीं हुई थी डिजीज, हम लेकिन लोगों को स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के ये होते हैं कैंप होते हैं, जैसे अगर एनीमिया की स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है, उसमें सारे लोग अपने टेस्ट करवा रहे हैं, एचपी लेवल्स हम करवा के दे रहे हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस की स्क्रीनिंग बड़ी कॉमन हो रही होती है कि वो टेक्सा स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हो सकता है एक पर्सन हो जिसको बोन पेन वगैरह अभी कुछ भी ना हो रहा हो, लेकिन ऑस्टियोपेनिया उसको आ जाए उसके जो टेस्ट रिजल्ट्स है ना उसके अंदर, तो फिर हम उसको उस वक्त ही गाइड कर सकते हैं कि आप ये इंटरवेंशन कर लो, आप अपनी डाइट की इंटेक अच्छी कर लो, तो फिर ये प्रोग्रेस नहीं होगी। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाते हैं, मीनिंग कि वो पर्सन एक्सट्रीमली ससेप्टेबल है कि थोड़ी अर्से के बाद ये डिजीज में चला जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल डिजीज जब हो जाती है तो उस वक्त टर्शियरी प्रिवेंशन दी जाती है। टर्शियरी प्रिवेंशन जो है ये क्लिनिकल डाइटिशियन का काम है हमारे, है ना। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट का काम है। सेकेंडरी प्रिवेंशन थोड़ा ओवरलैप कर सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा पीछे चलते हैं हम दोबारा से। और 3 हम लोगों ने यहाँ ना वर्ड्स पढ़े, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इनकी जरा मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ कि क्या होता है। पैथोजेनेसिस स्टेज हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, एजेंट क्या होता है? सबसे पहले एजेंट जो है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। नॉन लिविंग थिंग का क्या मतलब है? जैसे कोई केमिकल हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अगर हो रही है, जैसे एनीमिया है, तो हम कह सकते हैं कि द कॉजेटिव फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर दैट इज द लैक ऑफ आयरन इन द डाइट। तो इस तरह का एजेंट भी हो सकता है। एक्सेसिव प्रेजेंस और डिजीज यानी कि इनकी एक्सेस और लैक, यानी जैसे डेफिशिएंसी के केस में लैक हो जाए। एक्सेसिव लैक और एक्सेसिव प्रेजेंस और लैक जो है ना उसकी वजह से डिजीज कॉज हो रही है, ठीक है जी। एक्सेसिव प्रेजेंस का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा चीजें प्रेजेंट है, जैसे लेड या मर्करी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, कुछ वाइटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये चीज हम इसमें देख सकते हैं। फिर सिंगल एजेंट और टू अल्टरनेटिव एजेंट्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी एजेंट्स, ये चीज भी है इम्पोर्टेंट कि एक एजेंट की वजह से भी काम हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। 2 अल्टरनेटिव एजेंट्स भी हो सकते हैं, मीनिंग के या वो प्रेजेंट हो गया वो दोनों में से किसी से भी डिजीज हो जाती है। कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी एजेंट्स, ये 2 है फॉर क्रोनिक इलनेसेस, यानी कि उनके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जब मिलते हैं तो उनकी वजह से डिजीज का जो रेट है ना वो इंक्रीज हो जाता है, रिस्क इंक्रीज हो जाता है। हाँ हाँ, एजेंट। अब देखो ये एग्जांपल्स दी हुई है एजेंट्स की, कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो बैक्टीरियल या बायोलॉजिकल एजेंट्स है ना, जो हम आमतौर पर परसीव कर रहे हैं इसको कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे न्यूट्रिएंट एजेंट्स हैं, कौन से के सारे न्यूट्रिएंट्स जिनकी डेफिशिएंसी, एक्सेस या इम्बैलेंस से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिजिकल एजेंट्स आ सकते हैं, हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी। हम लोगों ने ये किया था कि जैसे खुदा न खास्ता किसी का जो है ना एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, या वो मैकेनिकल एजेंट्स में आ जाएगा। इसी तरह रेडिएशन है, जैसे कोई ट्रीटमेंट करवाने से पहले उसकी डोज जो है रेडिएशन की वो देखी जाती है कितनी है, अदरवाइज उससे कैंसरस हो सकती है एक्सेसिव रेडिएशन एक्सेट्रा। फिर केमिकल एजेंट्स के एग्जांपल है कि कोई भी ऐसे एजेंट्स जो बॉडी में जमा हो जाए, एक्सक्रीटरी एजेंट्स हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स हो सकते हैं जो जमा हो जाए, इनकी वजह से डिजीज हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैकेनिकल हो गया। फिर उसके बाद इसके अलावा ये चीज़ है कि कोई इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हो सकते
सकते हैं या एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से हेल्थ अफेक्ट होती है पर्सन की। ऐसे तो जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस एक्सेट्रा है वो जो है ना आपके वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है फॉर एग्जांपल उस पर्सन में या कम है। इसी तरह इंसुलिन जो है वो नॉर्मल अमाउंट्स में नहीं बन रही तो उसकी वजह से डायबिटीज। तो ये सारे एजेंट्स के एग्जांपल है। द थिंग इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना इसके अंदर वो ये है कि एजेंट्स का मतलब जरूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल ही हो, हम इसको क्रॉनिक इलनेसेस में और न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा देखो तीन चीजें एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, होस्ट जो है ना वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारा इंट्रिंसिक। ठीक है, इसके अंदर उस पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनहांस कर सकती हैं डिजीज स्टेट को, वो कौन कौन से हैं। हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में वो डिजीज ज्यादा कॉमन होती हो, जेंडर हो सकती है, एरिया, हाँ यानी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये आपके यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर लिखा हुआ है। फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्सन की अपने, कि उसकी फंक्शनैलिटी फॉर एग्जांपल किडनी की ठीक नहीं है तो किडनी डिजीज उसको हो गई है जिसकी वजह से उसके अंदर केमिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें डाइट हमारा आ जाता है, डाइट है, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो उस पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी वजह से कोई डिजीज स्टेट में जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। फिर इसके बाद एनवायरमेंटल या एक्सट्रिंसिक बाहर के फैक्टर्स कौन से हैं जो कर सकते हैं। इसमें वो चीजें आएंगी कि जैसे आप एग्जांपल लो देंगी, ठीक है, उसके अंदर जो एक्चुअल एजेंट है ना वो कौन है, वायरस है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, मॉस्किटो कहाँ रहता है, वो जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे उसके लार्वा होने के चांसेस हैं। ठीक है, और जो उसका होस्ट है वो इंसान है। ठीक है, अब जो है हम अगर पानी खड़ा रहने दें तो हम ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर वो हाँ वो जो है ना रह सकता है, फल फूल सकता है ज्यादा, जो है ना उसके अलावा ज्यादा हो जाएंगे जिसकी वजह से हाँ ग्रोथ हो जाएगी, रिप्रोड्यूस होगा और फिर ज्यादा लोगों को बीमार हो सकती है। तो एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी तमाम चीजें आती हैं जो एनहांस करती हैं उस एजेंट की प्रेजेंस को, या वो अलाउ करती हैं उस एजेंट का और होस्ट का इंटरेक्शन। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ो, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, जनरल वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट इसका आना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है। एनवायरमेंटल फैक्टर, एजेंट और होस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है अदर देन हाँ जिसको बीमार हो रहा है, जो बीमार हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे के ये आगे के टॉपिक्स का जरा दिया हुआ ये रहने दीजिए आप लोग। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये जरा ये जो पीछे वाली चीजें थी ना ये सारी हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के अंदर। हमने कौन कौन से तीन तीन पॉइंट्स किए थे, डिजीज, प्रिवेंशन एंड कॉजेशन। ठीक है, ये है इस लेक्चर के अंदर। डिजीज को हम लोगों ने जरा देखा कि पैथोजेनेसिस, प्री पैथोजेनेसिस, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, किन फैक्टर्स की वजह से वो डिजीज स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। हाँ, फिर उसके बाद प्रिवेंशन के ऊपर आते हैं। प्रिवेंशन का हमने थोड़ा सा अब देखो ये तीन तीन लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन तो हम लोगों ने किए हुए थे। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शियरी, हमने तीन किए थे। प्राइमोर्डियल एक नया ऐड हुआ है। ठीक है, प्राइम इन तीनों की आप लोगों को डेफिनेशन आती है। प्राइमरी मींस के रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कर देना,
बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज। सेकेंडरी का मतलब होता है कि उसकी कॉम्प्लिकेट मतलब इसको डिजीज अभी सब क्लिनिकल है, सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए हुए, उसको हाँ स्क्रीनिंग करके अर्ली डायग्नोज करके हम उस वक्त प्रिवेंट कर लें फर्दर प्रोग्रेस होने से ना। और टर्शियरी प्रिवेंशन होता है जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपी करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है ना एडवांस स्टेज इस डिजीज की वो प्रिवेंट की जा सके, डेथ को, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, हम जरा प्राइमोडियल और प्राइमरी के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी से भी पीछे है प्राइमोडियल। ठीक है, अब इसमें देखो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है ना वो किन के लिए होगी? प्राइमरी प्रिवेंशन होगी जी उन लोगों के लिए जिनके अंदर ससेप्टेबिलिटी है डिजीज। ससेप्टेबिलिटी किन में होगी? जिनके अंदर जो है ना रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, हम उन रिस्क फैक्टर्स को रिमूव करते हैं। मीनिंग के अच्छा रिस्क फैक्टर है ये कि आपका जो ये कोविड की एग्जांपल ले लो, ठीक है, हमने मास्क लगाया हुआ है और हमें ये पता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई इन्फेक्टेड लोग भी होंगे, ठीक है, तभी हम मास्क लगा लेते हैं कि हमें वो इन्फेक्शन ना हो। दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, यू आर नॉट कंट्रोलिंग एवरीवन एल्स, लेकिन आप अपने ऊपर एक प्रिवेंटिव मेजर रख रहे हो। प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, या जैसे कंप्लीट लॉकडाउन कर दिए गए थे, या ऐसे पर्सन को छुट्टी दे दी जाए कि वो ऑफिस ना आए जिसको कोई भी सिम्टम्स हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम उस रिस्क फैक्टर को ही रिमूव कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? यानी कि हम उससे भी पीछे चले गए, एक और स्टेप अहेड हम चले। प्राइमोडियल प्रिवेंशन की एक और एग्जांपल देख लो कि जैसे हम कहते हैं कि स्मोकिंग कैन लीड टू सम क्रॉनिक इलनेसेस। स्मोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम स्मोकर्स को अगर एजुकेट करते हैं, अभी उनको क्रॉनिक इलनेस कोई नहीं हुई, हम उनको एजुकेट करते हैं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। ठीक है, अभी डिजीज नहीं हुई थी लेकिन हमने उनको, प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगी कि हम लोगों को स्मोकिंग से बचाएं। जो अभी स्मोकर्स नहीं है ना उनको पहले एजुकेट करें और बचपन से लोगों के जहन में ये डाला हुआ हो कि स्मोकिंग इज नॉट अ गुड थिंग फॉर हेल्थ। हाँ 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 हाँ, हम उस रिस्क फैक्टर को रिमूव कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में ये भी आ सकता है कि ओबेसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रिवेंशन आएगा कि हम ओबेसिटी से होने वाली आगे की डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ओबीज लोगों को कोई इंटरवेंशन दे, तो फिजिकल एक्टिविटी एजुकेट कर रहे हैं उनको। प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब है कि हम बच्चों को बचपन से 1-2 साल की उम्र में हम लोगों ने कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी करवाई है, कोई हम लोगों ने बच्चों के लिए वीडियोस बनाई है, पोइम्स बनाई है या ये वो, जिसके अंदर बचपन से उनको गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स, अभी उसको वो प्रॉब्लम भी नहीं हुई है, पहले ही हम लोगों ने उनको हेल्थ स्टेट के अंदर रखने की कोशिश की। हाँ हाँ, उनको एजुकेट किया, उनकी फूड चॉइसेस को हम लोगों ने कहा कि ये अच्छा है ये बुरा है, हम लोगों ने उनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी ये चीज बचपन से ना, तो ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाती है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, क्यों? देखो वो जो आइसबर्ग फिनोमेना था वो आप लोगों ने बार बार अपने ज़हन में रखना है। सबसे ऊपर उसके अंदर टर्शियरी प्रिवेंशन वाली बात आती है, यानी अगर आप देखो ना इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें कोई ट्रायंगल से। अच्छा ये देखो सबसे ऊपर जो था ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसके अंदर आपके वो लोग थे जो डिजीज थे, ठीक है, उनके लिए होती है टर्शियरी प्रिवेंशन पहले। ठीक है, फिर उससे नीचे थे पानी के बिल्कुल नीचे वो ऐसे लोग थे जो डायग्नोज केसेस नहीं थे, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर लेके आ सकते हैं कि उनको अर्ली डायग्नोज किया जाए। फिर उसके नीचे थे ऐसे लोग जो रिस्क फैक्टर्स थे जिनके अंदर, उनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन देते हैं ताकि उनके वो रिस्क फैक्टर्स रिमूव हो सके या डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके। तो सबसे नीचे वहाँ पे लिखा हुआ था फ्री फ्रॉम रिस्क फैक्टर्स। फ्री फ्रॉम रिस्क फैक्टर्स वो लोग होते हैं जिनको अभी जैसे बच्चे हैं उनको अभी रिस्क फैक्टर भी नहीं हुआ और हम प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया, इसमें तो नहीं कोई डिफिकल्टी। चलो आप तीसरी चीज पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन क्या है। कॉजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर आपके एपिडेमियोलॉजी में, और हम स्ट्रगल करते हैं कि हम कॉज निकाल सकें। आप देखो, हम जब तक कॉज नहीं निकालते तब तक हम इंटरवेंशन नहीं कर सकते। अब हमें ये पता ही ना हो कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, तो हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते ना, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमारा एम सारा एपिडेमियोलॉजी में ये होता है कि हम उसके पीछे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। एसोसिएशन और कॉजेशन ये आप लोगों ने दो अलग-अलग टर्म्स के तौर पे याद रखनी है। कॉजल रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि एसोसिएशन हो, या एसोसिएशन जरूरी नहीं है कि कॉजल हो। इस तरह से एसोसिएशन का मतलब होता है कि दो फैक्टर्स, दो वेरिएबल्स जो है ना एक साथ अकर कर रहे हैं, ज्यादा दफा अकर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब बाई चांस नहीं, ज्यादा दफा वैसे ही अकर कर रहे हैं। मीनिंग हमने बहुत सारे लोगों से डेटा लिया, और जो ओबीज लोग थे ना उनके अंदर डायबिटीज की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा थी। ठीक है, सो ओबेसिटी एंड डायबिटीज ये दो वेरिएबल्स हैं जो काफी दफा इकट्ठे अकर कर रहे हैं एक ही पर्सन में। ठीक है, इसको एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम ये कहेंगे तमाम ओबीज लोग जो है ना वो डायबिटिक होंगे, ये जरूरी नहीं होता। तो कॉजल रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। कोरिलेशन जो है ना ये एसोसिएशन को शो करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, मीनिंग हम दो चीजों को कोरिलेट करना चाह रहे हैं आपस में। एसोसिएशन और भी तरह से डिनोट होती है स्टैटिस्टिकली, लेकिन हम ये करें कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, जैसे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसको कहते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि +1 से -1 के दरमियान में देखते हैं क्या रेंज चल रही है कोरिलेशन की। अगर तो -1 होता है इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन है, इनवर्सली कोरिलेटेड है दो चीजें, एक फैक्टर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करता है। इसी तरह +1 है, इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, एक फैक्टर इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज, जैसे ओबेसिटी के रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डायबिटीज में इंक्रीज होता है। जो नेगेटिव वाला है उसमें ऑपोजिट चल रहा है, जैसे हम अगर आयरन सप्लीमेंट लें तो एनीमिया डिक्रीज हो जाए। और अगर ये 0 के करीब होता है ना, इसके दरमियान में क्या होगा 0, हाँ, तो 0 के करीब करीब अगर वैल्यू आती है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो उसका मतलब होता है दोस टू फैक्टर्स आर नॉट कोरिलेटेड, एक दूसरे से कोरिलेटेड है नहीं वो ना। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है, यानी ये तो नो कोरिलेशन को शो कर रहा है, बहुत स्कैटर्ड, ये स्कैटर प्लॉट कहलाता है ना, इसका इस डायग्राम का नाम होता है। ग्राफिकली कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका कार है ना, तो ये कोरिलेशन शो नहीं कर रहा, एक फैक्टर ऐसे इतना ज्यादा था तो दूसरा वाला कम था इस स्टेट में। यहाँ पे स्टेट में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये वाला बहुत ज्यादा था, ये वाला फैक्टर, और ये वाला कम था। क्या कोई एक जो है ना डिफाइंड पैटर्न नहीं है। ये वाला जो है ना इसके अंदर डिफाइंड पैटर्न है क्या, कि ये जो फैक्टर जो एक्स एक्सिस पे है ना वो जितना कम हो रहा है ना उतना ही वाई एक्सिस वाला भी कम हो रहा है। ठीक है, आप देखो कि ये सॉरी जितना ज्यादा हो रहा है वो कम हो रहा है। हाँ, ये कम था वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कम था तो वाई एक्सिस पे ज्यादा लंबी लाइन बनी, हाँ ज्यादा ऊपर हमारी लाइन बनी। यहाँ पे कम था, वाई एक्सिस पे कम था तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ज्यादा। तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप है, -1 कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसमें आएगा, इनवर्स कोरिलेशन आता है। मतलब नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुरी चीज है, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव एसोसिएशन है, मीनिंग वेरिएबल ए इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो है ना वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, मीनिंग के यहाँ से ये कम है तो ये भी कम है, ये ज्यादा हो रहा है तो वो भी ज्यादा हो रहा है, तो ये पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन को शो करता है। अच्छा, बात क्या थी, बात ये है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज होता है फॉर डिफाइनिंग एसोसिएशन बिटवीन द टू फैक्टर्स एंड इट डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। ये क्लियर है बात, इससे कॉजेशन मुराद नहीं होती। एसोसिएशन की ना मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं, क्या स्पूरियस एसोसिएशन हो सकती है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, वन ऑन वन, मल्टीफैक्टोरियल। डायरेक्ट क्या कैसे ये जो है ना दो और हैं, हम इनको एक एक करके जरा स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो जाए कि कॉजल एसोसिएशन एंड सिंपल एसोसिएशन में क्या फर्क है। सबसे पहला ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्पूरियस एसोसिएशन। स्पूरियस एसोसिएशन मीन्स कि ऐसा एसोसिएशन जो एक्चुअल नहीं है, दो वेरिएबल्स बाय चांस ही इकट्ठे कर रहे हैं।
या किसी तीसरे फैक्टर की वजह से इकट्ठे होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल जो दी हुई है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसे याद रह जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिनेटल मोर्टेलिटी जो है ना वो स्टडी की गई, यानी वुमेन या जो क्या कहते हैं बेबीज, ठीक है, उनकी डेथ रेट्स जो है ना वो स्टडी किए गए कि जिन जो बेबीज जो है ना वो हॉस्पिटल में पैदा हुए उनके अंदर और जो घर में पैदा हुए होम बर्थ उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हॉस्पिटल में बर्थ हुई थी ना उनके अंदर पेरिनेटल मोर्टेलिटी ज़्यादा है और घर में जो हुई थी ना उनमें कम है। तो इससे क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल है वो अनसेफ होता है? इससे मतलब तो यही निकल रहा है ना, लेकिन हम ये परसीव कर सकते हैं इस फाइंडिंग से, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब बात यह है कि हमें थोड़ा सा ये जो दो चीजें अगर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नजर आ रही हैं, हमें इनके पीछे बैकग्राउंड में जाके रीजनिंग भी देखनी चाहिए। हम तो इसलिए हॉस्पिटल में रिकमेंड कर रहे हैं उस पर्सन को, क्यों ताकि वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो जल्दी से ट्रीट हो जाए, ताकि उसके पास हेल्प अवेलेबल हो, है ना। घर से जाने में जितनी देर लग जानी उसमें डेथ रेट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे जो फैक्टर उन्होंने निकाला, ये निकाला कि जो वुमेन ऑलरेडी एट रिस्क होती हैं, यानी कि जिन वुमेन के अंदर पेरिनेटल मोर्टेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द बर्थ ज़्यादा होती है, उनको डॉक्टर रिकमेंड भी करता है कि आप हॉस्पिटल में चले जाएं। उनमें ऑलरेडी रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, हॉस्पिटल में वो चली गई और वहाँ पे अगर जो मोर्टेलिटी है वो हो भी गई है, वो इस वजह से नहीं है कि वो हॉस्पिटल आई, वो इस वजह से है क्योंकि वो ऑलरेडी एट रिस्क। ठीक है, अगर हम उन लोगों को हॉस्पिटल रेफर ही ना करें और होम बर्थ ही हो तो फिर तो होम बर्थ के अंदर पेरिनेटल मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है, ऐसे आएगा। सो द थिंग इज कि ये स्प्यूरियस एसोसिएशंस हमें फाइंडिंग्स से पता चल सकते हैं, लेकिन हम ना एक चैप्टर लिखते हैं पूरा डिस्कशन सेक्शन, एक तो रिजल्ट्स होते हैं ना फाइंडिंग, एक हम लिखते हैं डिस्कस करते हैं उसको। डिस्कशन में हम कंपेयर करते हैं कि ये वाला जो हमारे पास दो वेरिएबल्स आए थे एसोसिएटेड, इनके पीछे रीजन क्या था, क्या ये पॉसिबल प्लॉजिबल है, मतलब एक्चुअली ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर है। स्प्यूरियस एसोसिएशन इज नॉट समथिंग के जिसको हम बाद में एसोसिएशन कहें और हम इसको नेगेट कर देंगे ना कि ये असल का एसोसिएशन नहीं है, हाँ ये बस अपेयर हो रहा था कि ये है, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड थिंग इज अच्छा, स्प्यूरियस एसोसिएशन के कुछ रीजंस लिखी हुई हैं कि सिलेक्शन बायस की वजह से हो सकता है। बायसेस का आप लोगों ने लेसन जो है ना वो रिकॉर्ड मैंने करके रखा हुआ है, उसके ऊपर आप लोगों ने सुन लेना। सिलेक्शन बायस का मतलब होता है कि आपने जो लोग सिलेक्ट किए ना या जो आपके सैंपल है वो सही सिलेक्ट नहीं हुए या आपने उनको गलत ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, when like is not compared with like, यानी कि दो लोगों को आपस में आपने कंपेयर करना था, जैसे ये होम बर्थ और जो हॉस्पिटल बर्थ वाली वुमेन थी उनको ऑब्जर्व किया, उनमें से एक में रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी वैसे ही ज़्यादा थी और एक में कम थी। ठीक है, हमने पहले से ही उनको दो डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया। हमने अगर कंपेयर करना है और देखना है कि क्या ये होम डिलीवरी की वजह से या हॉस्पिटल डिलीवरी की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उनका बैकग्राउंड सेम रखना चाहिए, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के सैंपल को लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आज जो इनडायरेक्ट यानी ये वाले आपके एसोसिएशन की जो टाइप्स थी यहाँ ये स्प्यूरियस मीनिंग के नॉट रियल एसोसिएशन, फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है इनडायरेक्ट एसोसिएशन। इनडायरेक्ट एसोसिएशन का मतलब है कि दो फैक्टर्स आपस में लिंक हैं लेकिन एक तीसरे फैक्टर की वजह से। ठीक है, इसमें एग्जांपल दी हुई है कि एक्टिविटी लेवल अगर कम हो जाए तो वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कंफाउंडिंग फैक्टर मीनिंग एक थर्ड फैक्टर जो इन दोनों को अफेक्ट कर सकता है वो एज है। मीनिंग एज अगर ज़्यादा होती जाए पर्सन की तो वो मोबिलिटी वैसे रिड्यूस हो सकती है। फिर एज की वजह से वेट गेन वैसे भी हो सकता है, कोई हार्मोनल चेंजेस आ रही है, मसल मास डिक्रीज हो रहा है जिस वजह से
बेसल मेटाबॉलिक रेट वैसे ही रिड्यूस हो जाता है, तो वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो द थिंग इज कि एक्टिविटी लेवल इज नॉट सोली या वन, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जो इसको अफेक्ट करता है, ये किसी और फैक्टर से होता हुआ भी इसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एसोसिएशन, ठीक है। और हमें इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को, जो तीसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एसोसिएशन एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, उनको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। एक और एग्जांपल दी हुई है, ये है कि जी अल्टीट्यूड और एंडेमिक क्वार्टर, यानी कि जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनमें एंडेमिक क्वार्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि एक बंदा जो है ना वो ऊंचे इलाके में रहता है इस वजह से उसको क्वार्टर हो रहा है, यानी कि हवा का कोई ऐसा रोल नहीं है। एक्चुअली उसके पीछे जो फैक्टर है वो सॉइल में आयोडीन की कमी है, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में जो सी लेवल से ऊपर जाता है वहाँ पे आयोडीन नहीं होती सॉइल में ना, तो इस वजह से वहाँ पे जो क्रॉप्स उगेंगी, जो कैटल होगी, उनके अंदर आयोडीन की कमी होगी, अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स हो जाएगी। तो एल्टीट्यूड इटसेल्फ इज नॉट द कॉज, इज नॉट द फैक्टर, ये इसके थ्रू एंडेमिक क्वार्टर कॉज करता है। सो दिस विल बी कॉल्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाओ डायरेक्ट एसोसिएशन, जो तीसरा वर्ड लिखा हुआ था, एक था स्पेरियस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट एसोसिएशन मतलब one on one causal relationship, this is the one that is called cause and effect relationship, one on one causal relationship, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। एक है मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। वन ऑन वन कॉजल रिलेशनशिप का मतलब है कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि ए बी को कॉज कर रहा है और कोई और तीसरा फैक्टर इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। कि पहले जमाने में कोट्स पोस्टुलेट्स आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे, मैं 9th-10th में कोट्स पोस्टुलेट्स जो है ना वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में उसने दिए थे कि एक डिजीज एजेंट होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है, और एक पर्सन है जिसको डिजीज हुई है। वो दोनों जब आपस में, यानी कि वो एजेंट जब होस्ट के अंदर एंटर हो जाता है ना, तो वो डिजीज हो जाती है, बेशक एक एनवायरनमेंट जो मर्जी हो, ठीक है। पहले जमाने में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी ना, उन्होंने और अदर फैक्टर्स को स्टडी नहीं किया हुआ था, ठीक है। इसको कहते हैं वन ऑन वन रिलेशनशिप, मीनिंग कि एक एजेंट एक डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं, कोर्स पोस्टुलेट्स हैं, इसका मतलब ये होता है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैथोजन जो है ना, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा हो मलेरिया के साथ, ये एक्सप्लेन हुए होते थे पहले ना बायोलॉजी की बुक में। पैथोजन जो है ना, जैसे मलेरिया पैरासाइट जो है वो होस्ट के अंदर उसने स्पैरो के साथ ये किया था ना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पैथोजन जो है ना वो तमाम बीमार लोगों के, यानी कि तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर ब्लड में से हम डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये पहला पोस्टुलेट ये है इसका, ये बनाना ये चाह रहा है, इन पोस्टुलेट्स का मतलब ये होता है कि यही वो कॉज है जिसकी वजह से डिजीज होती है। पहले तमाम वो बीमार लोगों के अंदर वो फैक्टर प्रेजेंट होगा। दूसरा है कि हम लोग अगर उस पैथोजन को होस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्योर कल्चर में ग्रो करवाएं ना, तो वो ग्रो कर जाएगा। ग्रो करवाने के बाद हम किसी हेल्थी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करें तो वो भी बीमार हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है कि हम जो न्यू पर्सन के अंदर से जो पैथोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो पहले वाला पर्सन बीमार था उसमें से जो एक्सट्रैक्ट हुआ वो सेम हो। ये चारों जब हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वही पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए, उसकी एब्सेंस में ये डिजीज नहीं होती। क्लियर है बात ये? लेकिन बात है जी पुराने जमाने की, जब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कही जाती थी। अब ये जो थ्योरी है ना ये बहुत कम फॉलो की जाती है। जो क्रॉनिक इलनेसेस है उनके लिए ये एग्जिस्ट करना पर डिफिकल्ट है कि तमाम ओबीस लोग डायबिटिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो हम ये नहीं कह सकते कि ओबेसिटी इज अ कॉज ऑफ डायबिटीज, ठीक है। इसी वजह से हमने कॉज और एसोसिएशन इन दोनों को अलग-अलग रखना है। Only one type of association which is called causal association, उसके अंदर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये अभी तक सिर्फ लंग कैंसर और स्मोकिंग के लिए एस्टेब्लिश किया गया कि स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। इसके अलावा हम किसी भी और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के साथ ये नहीं कंफ्यूज कर सके कि ये ही इसका कॉज है बैकग्राउंड में, तो ये ऐसा करके जो उसका कॉज है, मल्टीपल कॉज। हाँ
हाँ मल्टीपल कॉजेज है, लेकिन ये है कि ऑल स्मोकर्स इतनी हाई एविडेंस है स्मोकिंग की और लंग कैंसर की आपस में कोरिलेशन के, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऑल स्मोकर्स विद अल्टीमेटली जेंडर। अच्छा ये दो वर्ड्स बेटा क्लास हो रही है, दो वर्ड्स जो है ना कि आप लोग याद कर लो, नेसेसिटी एंड सफिशिएंट। ये मैं आपको बता देती हूँ। कॉजेशन के अंदर नेसेसरी कॉज एंड सफिशिएंट कॉज। नेसेसरी कॉज का मतलब है कि ये होना जरूरी है उस डिजीज को कॉज करने में। ये कॉज पोस्टुलेट्स के आगे ही आता है ना कि वो पैरासाइट जरूरी है, उसके बगैर वो मलेरिया हो नहीं सकता। सफिशिएंट का मतलब होता है कि ये चीज काफी है, मीनिंग कि इसके लिए कोई और अदर फैक्टर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है, सिर्फ ये उस पर्सन में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको डिजीज हो जाती है। ये जो है ना अब इवन इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए भी अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अच्छा 4 लोग बैठे हुए थे, एक बंदे को फ्लू था, ठीक है, उनमें से 4 में से एक और पर्सन ने उससे जो है ना लग गया उसको फ्लू, बाकी 2 बच गए। क्यों? वो भी तो इतना ही एक्सपोज हुए थे, उनको भी तो यानी नेसेसिटी तो वो थी, वो वायरस के लिए नेसेसिटी था, लेकिन सफिशिएंट नहीं था। सफिशिएंट क्यों नहीं था? उन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा थी और उस बंदा जो बीमार हुआ उसकी इम्यूनिटी कम थी। मीनिंग के कम से कम वो 2 फैक्टर्स तो हो ही गए ना सफिशिएंसी के लिए, कि इम्यूनिटी भी अफेक्ट कर रही है। समझ आ रही बात की? सो दैट वायरस इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज द डिजीज अदर। तो ये चीजें बाद में डिस्कवर हुई, लेकिन अकॉर्डिंग टू जर्म थ्योरी जो है ना एक प्योर जो आइडियल सिचुएशन है ना कॉज की, वो ये है कि नेसेसिटी भी और सफिशिएंट भी। हाँ हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी भी अदर फैक्टर है ना, यानी वो वायरस अलोन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर अब जो चीज यूज होती है वो ये है, अच्छा चलो ये पहले मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। 1-on-1 रिलेशनशिप, इसका मतलब ये होता है कि एक ये बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, ये जो है ना 1-on-1 रिलेशनशिप का मतलब है कि एक कॉज है और एक डिजीज है, ऐसे ही। लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पहली बात पीछे तो हमने ये ऑब्जर्व किया था ना कि एक एजेंट है, एक वायरस है, लेकिन उससे मल्टीपल जो है ना फैक्टर्स हो तो डिजीज होगी, यानी कि ये अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दैट वन डिजीज। ऐसे ही हमने किया ना अभी जो बीमार होने वाली वायरस ये वाली बात। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन हो रही है ना वो ये बात है कि ये जो एक सॉरी बैक्टीरिया है या एजेंट है, वो जरूरी नहीं है कि एक ही डिजीज कॉज करे, वो मल्टीपल डिजीजेस भी कॉज कर सकता है, जैसे कि इस बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये ना नेगेशन बताई दी है कि जर्म थ्योरी इस तरह से नेगेट हुई है। इसके अंदर दोनों जो 1 और 1 लिखे हुए ना, ये बाद में डिस्कवर हुआ कि ये 1-on-1 नहीं होता। मल्टीपल फैक्टर्स एक डिजीज कॉज कर सकते हैं और एक एजेंट मल्टीपल डिजीजेस कॉज कर सकता है। ठीक है, सो अब जो हम लोग यूज करते हैं वो मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन की टर्म है, ये लास्ट में रह गया। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दैट कॉजेशन, फॉर दैट डिजीज टू अकर। इसमें ऑल्टरनेटिव आ सकते हैं और साइनर्जिस्टिक आ सकता है। ऑल्टरनेटिव, और इनको डायग्राम से देख लेते हैं जरा। ऑल्टरनेटिव का मतलब है कि या फैक्टर ए प्रेजेंट हो, या फैक्टर बी प्रेजेंट हो, या फैक्टर सी प्रेजेंट हो, कोई भी एक हो तो वो डिजीज को कॉज कर सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेट हो सकते हैं वो एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे आप में से आप जैसे कह लो कि ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं, अगर एक पर्सन जिसको दोनों हाथों से लिखना आता हो है, तो वो जब थक जाए तो वो दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जांपल दे दूं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, मीनिंग फैक्टर ए कैन बी रिप्लेस्ड विद फैक्टर बी एंड दे बोथ कैन लीड टू द डिजीज। ये जो साइनर्जिस्टिक का मतलब होता है ना वो ये है कि सबकी प्रेजेंस इकट्ठी जो है ना वो डिजीज के रेट्स को इंक्रीज कर देती है। या नहीं है, इसमें एंड है, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी एंड फैक्टर सी जब इकट्ठे प्रेजेंट हो तो फिर हाँ साइनर्जिज्म तीनों प्रेजेंट हो तब भी डिजीज हो जाती है। या यूं समझ लो क्रॉनिक इलनेसेस के लिए स्पेसिफिकली
कि अगर रिस्क फैक्टर्स एक से ज्यादा इकट्ठे प्रेजेंट है ना तो डिजीज का रिस्क और ज्यादा इंक्रीज होता है। पहले भी था, एक ही प्रेजेंस में भी था, लेकिन अगर ज्यादा आ जाते हैं ना, जैसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर 5 चीजें हैं ना, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा वो कहते हैं ना कि है तो वो सिंड्रोम यानी कि उसको ज्यादा चांसेस है उसको होने के। समझ रहे हैं आपको? सी वेट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है उसका, और क्या है, ब्लड प्रेशर है उसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स इकट्ठे हों तो फिर वो डिजीज होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, ये जिसम कहलाती है। ठीक है, अब किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स बनाए हुए, ये 3-4 चीजें और रह गई हैं, ये आप लोग कर लो। मॉडल्स बनाए हुए, ये मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन ही चल रही है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ये टर्म यूज होती है कि हम दिखाते हैं कि 3 फैक्टर्स कम से कम ऐसे हैं जिनकी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से कोई डिजीज होती है। हमने पीछे किए एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। सो एजेंट की एक्सप्लेनेशन आपने कर ली, होस्ट की कर ली, एनवायरनमेंट की कर ली। कहते हैं इसको हम किसी ना किसी एक पॉइंट पे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, मीनिंग या तो एजेंट का होस्ट के साथ इंटरेक्शन ब्रेक करते हैं या होस्ट का एनवायरनमेंट के साथ। मीनिंग कि जब हम डेंगू वाले मॉस्किटो के लिए पानी नहीं खड़ा रहने देंगे तो वो खुद जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। सो द एनवायरनमेंट इज नॉट गुड फॉर द एजेंट। सॉरी, यहाँ से बता रही बात। एनवायरनमेंट इसका कट कर सकते हैं, एजेंट का होस्ट के साथ रिलेशनशिप कट कर सकते हैं, और होस्ट और एनवायरनमेंट का आपस में, यानी कि होस्ट को उस एनवायरनमेंट से दूर लेके जाया जाए जहाँ पे डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तो हमने पढ़ लिया था पीछे। टाइम जो है ना इसके अंदर एक इंक्लूड किया जाता है ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी के अंदर। वो क्या है? टाइम का क्या मतलब होता है कि जी कितनी देर तक के लिए वो होस्ट और वो एजेंट एक साथ रहेंगे तो भी बीमारी हो सकती है। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड भी आ जाता है, इसमें ये भी आ जाता है कि कितनी अरसे बाद वो बीमारी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोग अभी मैंने जो आपको बताया ना कि एक कोई लेग जो है ना वो रिमूव करने की कोशिश करते हैं ट्रायंगल की, या तो हम कनेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एजेंट, या एजेंट एंड होस्ट, या होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों में से कोई एक रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन लिखा हुआ है। अब इसमें और पीछे वाले में क्या फर्क है? बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट की वर्ड्स नहीं लिखे हुए, इसमें चीजें वही हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। और ये क्रॉनिक इलनेसेस के लिए बनाया था। एजेंट और होस्ट का वर्ड जो है ना वो होता है कि इन्फेक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा पॉजिटिव फैक्टर्स, एजेंट्स की जगह क्या लिख दिया? पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी कि उसके बैकग्राउंड में या रिस्क फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एनवायरनमेंट है, ऐसा एनवायरनमेंट जो, सॉरी उसमें एनवायरनमेंट इस साइड पे था, ये पिक्चर बनी हुई थी वरना मैं इधर कर देती। यानी ये मैटर नहीं करता कि ये किधर बना हुआ है, ये किधर बना हुआ है, चीजें वही है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट की हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी एपिडेमियोलॉजी का जो स्कोप है ना वो अब इन्फेक्शियस डिजीज से बढ़ के क्रॉनिक इलनेसेस तक है। तो पॉजिटिव फैक्टर्स मीनिंग के जो बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट, कोई भी एनवायरनमेंट हो सकते हैं जिनके अंदर वो एजेंट्स प्रेजेंट हो, या पॉजिटिव फैक्टर्स प्रेजेंट हो, या रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो। मीनिंग हम कहते हैं ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट है, मीनिंग आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी ऐसी चीजें आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है जो ओबेसिटी कॉज कर रहे हैं। आपके पास इतनी सारी चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप फिजिकल एक्टिविटी को ऑलटुगेदर स्किप कर सकते हो, आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, आपकी एलिवेटर्स लगे हुए हैं, यानी ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप ओबीस हो सकते हो। तो क्रॉनिक इलनेसेस के लिए भी एनवायरनमेंट होता है। फिर जो ये ग्रुप और पॉपुलेशन अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये होस्ट की जगह हम लोगों ने जो टर्म यूज किया, इसमें एक इंडिविजुअल की तो ऑब्वियसली बात नहीं करते, हम पब्लिक हेल्थ लेवल पे ज्यादा लोगों की बात करते हैं। वो तमाम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के हमें लोग होंगे जो इस बीमारी से अफेक्ट होंगे। हाँ? अब मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन वाला जो टर्म मॉडल है ना, ये हमें अलाउ करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कितने सारे फैक्टर्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना।
और फिर हम उनमें से चूज आउट कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्या हमें करनी चाहिए। ऐसे हो सकता है ना कि बहुत कोई माइल्ड से फैक्टर्स हो जो ये भी हाँ अफेक्ट करता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इफेक्ट करता है, लेकिन हमारे पास एक साइड पे दूसरा फैक्टर भी है जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उस डिजीज के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है उस डिजीज के लोगों में, जो जो रिस्क फैक्टर्स जिनमें वो रिस्क फैक्टर होता है ना, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, हम प्रायोरिटाइज वो वाला रिस्क फैक्टर करेंगे, हम उसके ऊपर इंटरवेंशन देंगे। मल्टीफैक्टोरियल मॉडल जो है ना हमें अलाउ ये करता है कि हम बना लें लिस्ट कि ये फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस डिजीज को कॉज कर सकते हैं, तो इनमें से हम चूज कर लें जो फिजिबल है हमारे लिए इंटरवीन करना, और जो जिसकी नीड है, जिसको इंटरवीन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये मैं आपको दिखाती हूँ एक और वेब ऑफ कॉजेशन से, सिर्फ ये लास्ट चीज रह गई है। वेब ऑफ कॉजेशन जो है ना इसी तरह मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इसमें आप देखते हो कि जैसे ओबेसिटी तक लीड करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ऐसे ही वो आपस में भी रिलेटेड है, ठीक है। हम अगर इस तरह से मॉडल फॉर्म में चीजें बना लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये डाइट सिर्फ और सिर्फ खुद से उस बंदे की इतनी चॉइस की होती है, उसके इतनी भी और फैक्टर्स होते हैं ना जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, फिर डाइट अल्टीमेटली ओबेसिटी को लीड कर सकती है, जो कि आगे प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा मोटी लाइन के साथ या जो स्ट्रॉन्ग लाइन यानी कि ये जो डॉटेड नहीं है, स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, ये रिप्रेजेंट करती है कि ज्यादा ज्यादा लिंक है, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन होती है ना वो कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके ना हम बना सकते हैं, हम अपने जहन में ये चीज़ बता सकते हैं कि किस चीज़ को हम ब्रेक करें, यहाँ से हम फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर इंटरवेंशन करें, हम लोगों को अवेयर करें फिजिकल एक्टिविटी के बारे में या डाइट के बारे में या स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, या फिर इनमें से कौन से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से नॉन मॉडिफाइबल है, हम आइडेंटिफाई करके फिर इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। तो ये वेब ऑफ कॉजेशन जो है ना, ये मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन कहलाता है, और हम उन फैक्टर्स को चूज करते हैं जिनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है डिजीज के साथ ना लिंक का, और वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है ना रिलेटिव रिस्क से रिप्रेजेंट होता है। ये हम निकालेंगे इंशाल्लाह आपका स्टडी डिजाइन, जब हम कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन करते हैं ना, उसके अंदर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। 4 फैक्टर्स हैं इस डिजीज के साथ लिंक, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली लिंक कौन सा है वो निकालने के लिए हम ये स्टैट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताओ, मैं